नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 4th ऑफ फरवरी और जुम्मे का दिन है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। ओके तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपने न्यूज़ एडिटोरियल की तरफ जाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम कमेंट्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। आज की न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, द बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बोल्स्टर चाइना, और फिर एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जो हम कवर करेंगे। ओके सो बने रहिएगा अंत तक। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। ओके ये है कल के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से दिए थे, रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हमारे कुछ एस्पिरेंट्स ने कमेंट करके बताया है, जिसका आंसर आई थिंक इसका ये होगा, सेकंड आंसर होगा। और आई थिंक अली ने बताया है डी, राइट। सो डी ए इज टू बट आर इज फॉल्स, आई थिंक ये आंसर होगा यस। ठीक है, सो आप लोग भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जहाँ की ये जो मेंस का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर शायद किसी ने लिखा हुआ है। नितेश ने एक अप्रोच लिखी है फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सो बेसिकली नितेश, आपकी अप्रोच बहुत सही है। और अगर हम यहाँ पे इंडिया यूएस को हटा भी दें एक तरीके से, तो फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट की जो अप्रोच आपने मेंशन की है, दैट दीज आर द थिंग्स यू विल राइट, दिस कुड गो टू एनीबडी, लाइक विद एनी कंट्री रिलेशन में। ठीक है, चाहे वो इंडिया यूके हो, इंडिया रशिया हो, इंडिया इजराइल हो, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बेसिक चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। हाँ, फैक्चुअल चीजें क्या क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, दैट विल वेरी। ठीक है, जैसे आपने लिखा है लॉन्ग हिस्ट्री, वो आप शेयर करोगे, दैट्स गुड। यहाँ लिखा है आपने राइटिंग बिगिनिंग अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ, जिस कंट्री से रिलेटेड बात होगी, जैसे इंडिया यूके है। ओके फिर आपने लिखा है दैट राइट अबाउट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफटीए ऑफ बोथ कंट्रीज स्पेसिफिकली इन आफ्टरमाथ ऑफ डिस्ट्रप्शन कोविड-19। गुड। साथ साथ हम यहाँ पे ना एक एडिशनल पॉइंट भी ऐड कर देंगे लॉजिस्टिक्स का। ठीक है, इनफैक्ट मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का, आर्मी लॉजिस्टिक्स का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये आप दोनों ने, इनफैक्ट नितेश ने और एनोनिमस एस्पिरेंट, दो चीजें आप लोग यहाँ पे भूल गए हैं मेंशन करना, कि इससे क्या होता है जो हमारे आईआर का पार्ट है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, इससे क्या होता है हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है ना, वहाँ पे हम मुद्दों को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया और यूके से हम अच्छा संबंध निभाते हैं, तो हमें पता है यूके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट होल्ड करता है, और हमारे संबंध अगर यूके से बहुत अच्छे होंगे तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी कि हम अपनी बात यूके के जरिए कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये वाला एंगल? तो ये वाला एंगल आप जरूर लिख सकते हैं। किसी भी कंट्री का एक अच्छा बिजनेस ट्रेड रिलेशन और एक अच्छी फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर की वो कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और ये सारी कंट्रीज। ठीक है, सो यूके उसमें से एक है, तो यहाँ पे एक एंगल निकल के आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी पूछा है मुझसे एनोनिमस एस्पिरेंट, दैट सर प्लीज आप मुझे बताइए कि हाउ कैन आई थिंक मोर अबाउट इट। सो दिस इज द वे यू कैन थिंक मोर अबाउट इट। ओके, थोड़ा डिफेंस पर्सपेक्टिव से सोचो, थोड़ा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोचो, थोड़ा सा डिजिटल पर्सपेक्टिव से सोचो। अब हम डिजिटल दुनिया होने वाली है, ठीक है, इंटरनेट एंड ऑल एवरीथिंग, सो वी गेट लॉट मोर सपोर्ट, वी गेट लॉट मोर सिक्योरिटी फ्रॉम दीज नेशंस। ओके, सो फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट एक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक जरिया है, लेकिन इसके जरिए अगर हम अच्छे से निभाएं इन रिश्तों को, तो होलिस्टिकली एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हमारी मेंटेन रहेगी दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सो आप दोनों का आंसर काफ़ी अच्छा है, आई हैव रिव्यूड इट। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और डाउट होगा तो फिर से पूछिएगा, और फिर वीडियो पॉज करके पीछे से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो कैन ए फंक्शन ऑफ द गवर्नर टू स्टेट, राइट। जगदीश मुखी नागालैंड और आसाम का किए थे, 153 आर्टिकल आपने सही फरमाया यहाँ पे। गवर्नर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, ये डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, एक्सेप्शनल रोल, पॉलिटिकल रोल से यस डिस्क्रिशनरी, महाराष्ट्र, राइट।
ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ गवर्नर नेवर एडजर्न, देयर इज ओनली टू ऑप्शन, राइट आंसर बी इज़ द टू इज़ नॉट ऑल्सो एंड बी इज़ द राइट आंसर, द ओनली ऑप्शन। ठीक है, सही है आपका भी राकेश, सही है। लेक्चर मैंने बाद में डाल दिया था प्रमिला, कभी कभी हो जाता है लेक्चर पीडीएफ के अपलोड नहीं हो पाते हैं, सो लेकिन उसी टाइम मैं शाम को डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, आप रिमाइंड करा देते हो तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। सो ओवरऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग येस्टरडेज वीडियो। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। आज के एनालिसिस पे हम अब चलते हैं, ठीक है। वहां जाने से पहले अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, नए सब्सक्राइबर भी हैं, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पे बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक 2022 से रिलेटेड, ठीक है। ये बेल आइकॉन है, इतनी बड़ी घंटी मैंने आपके लिए ही लगा रखी है यहाँ पे कि प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस करिए एंड आगे बढ़िए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम आपके लिए ही तो बनाते हैं वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। एक मजेदार आर्टिकल हमें यही मिला है, बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बोल्स्टर चाइना। बोल्स्टर बोले तो इंक्रीज, बोल्स्टर बोले तो स्ट्रेंथन, मजबूत करेगा ऐसा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ है मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं। देखिए ये बहुत लाजमी सी बात है कि यूपीएससी के एग्जाम में इतनी डिटेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कुछ बारीकियां पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ कंट्रोवर्शियल स्पॉट्स हैं, गलवान वैली हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, और सेल्टोरो रिज हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ की एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन, एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कहाँ पे फॉर्म हो सकती है इंडिया और चाइना से रिलेटेड, ठीक है। बहुत डीप में यूपीएससी कभी नहीं आपसे पूछेगा कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे, लेकिन एक ओवरऑल स्टोरी जो है बिना जाने हम उन मुद्दों को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से आपको आज बताऊंगा कि आप एक कहानी के तौर पे इसको सुनिए और एक संक्षेप में समरी के फॉर्म में आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। 3 4 5 6 एक पैराग्राफ में आप इसको सम कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों कि 1962 का इंडिया चाइना वॉर, इस पे एक सीरीज, वेब सीरीज भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं उसको। सो 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था उसमें क्या हुआ कि लगभग कई सारे तादादों में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी बॉडीज उस एरियाज में, उन एरियाज में चली गई थी जो कि डिस्प्यूटेड एरियाज थी, जो कि कहा जाता है कि पेट्रोलिंग वाली एरिया थी, जहां पे इंडिया को चाइना अलाउ नहीं करता है पेट्रोलिंग करना, ठीक है। तो जब 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें लगभग 190 190 सोल्जर्स की बॉडी दफन हुई थी और मिल नहीं रही थी, ठीक है। इस सिचुएशन में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे और जो चाइनीज गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे जवानों को इजाज़त दीजिए ताकि वो अपने सैनिकों की जो शहीद हुए हैं उनकी बॉडी ले आएं और उनको अच्छे तरीके से फिर हम उनको सलामी दें, उनको फिर हम बरी करें, ठीक है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपके सैनिक मारे तभी गए हैं क्योंकि वो एक नॉन पेट्रोलिंग जोन में ट्रैवल कर रहे थे, और चूंकि वो नॉन पेट्रोलिंग जोन था तो मतलब कि वो जबरदस्ती चाइनीज लैंड में घुस रहे थे, इस वजह से उनको हमने ऐसे लड़ाई हुई और मारे गए, वो शहीद हो गए, ठीक है। हालांकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस बात से नकारती है, मना करती है। वो यही कहती है कि जब कोई भी इंडियन, क्योंकि हर एक सोल्जर को पता रहता है कि बाउंड्री क्या है, ठीक है। पूरी जिंदगी सरहद पे गुजर जाती है हमारे सोल्जर्स की, हमारे आर्मी की, उनको पता है बाउंड्री क्या होती है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि सोल्जर की अगर वो शहीद हो रहा है, मृत्यु हो रही है सोल्जर की, तो वो तभी होगी कि जब अपने बॉर्डर की सुरक्षा करेगा, और उसको पता है, ठीक है। लेकिन चाइना ने बॉडीज देने से मना कर दिया था। चाइना ने कहा कि हमने आपके सोल्जर्स की बॉडी को दफन कर दिया है, हमारा बरीड कर दिया है, जलाया नहीं है। यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने सैनिकों की बॉडी जलाते हैं, क्रीमेट करते हैं। मोस्ट ऑफ दी हमारे सैनिक हैं वो
ऐसे रिलीजन से हैं जहाँ पे बॉडी जलाई जाती है, बरी नहीं की जाती है। ठीक। हालांकि लास्ट ईयर अगस्त में चाइना इस बात को मान गया था कि ठीक है, आगे गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ ऐसा होता है तो हम बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल रखा कि ऐसा ज़रूरी भी है कि कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन चाइना ने कहा कि अब ये क्या बकवास है, पहले आपने कहा कि बॉडी क्रीमेट करेंगे, बरी नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हैं कोई ना कोई एक मेंबर होना चाहिए वहाँ पे। तो चाइना ने कोई भी ऐसा बात एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो बेसिकली कुछ बॉडीज इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारे इंडिया की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो उसको हैंडओवर की है। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल है ये उसी बारे में कह रहा है। ठीक है, एक मैं आपको अपने फ़ोन में इमेज दिखा देता हूँ। ये आप अगर फ़ोन देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ से, ये एक इमेज है मूवी की। मूवी का नाम था हकीकत। हकीकत मूवी रिलीज हुई थी आई थिंक 1970s या 80s के शुरुआत में रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र उसमें हीरो थे। ये पूरा का पूरा मामला आप मूवी देख सकते हैं, पुरानी मूवी है और यही इसी से रिलेटेड है। सैनिकों की बॉडी नहीं दी जाती है, उनको दफन कर दिया जाता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, ये बहुत कम, ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। आज का मुद्दा मेन है हमारे डीपसैंग प्लेन से रिलेटेड। क्या है डीपसैंग प्लेन? ये है हमारा डीपसैंग प्लेन। ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, ठीक है, बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट, ये सब इससे मैटर करता है। ये है हमारा डीपसैंग प्लेन। ये आपके दौलत बे गोल्डी, ये सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ पे, और गलवान, इन दोनों के बीच में ये डेप्सांग प्लेन आता है, जो कि काराकोरम रेंज से ऑलमोस्ट लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 किलोमीटर ही दूर है। काराकोरम रेंज याद है आपको? काराकोरम रेंज वो है जहाँ पे पाकिस्तान अपनी सीमा बताता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पूरे डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है इसमें। इंडियन आर्मी डे पे मैंने ये रिलीज़ किया था, और मैंने सेल्टोरो रिज, काराकोरम रेंज, जो शिमला अग्रीमेंट था, ये सब कुछ मैंने इसमें कैप्चर किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चाइना से रिलेटेड मैंने 2-3 और एडिटोरियल कवर किए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाला हुआ है। 5 जनवरी को और 6 जनवरी को व्हाट्स चाइना शैडो एंड चाइनाज न्यू मूव ऑन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ताकि एक होलिस्टिक आपकी तैयारी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मामला डेप्सैंग से रिलेटेड। सो बेसिकली हुआ यूं कि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने डेप्सैंग प्लेन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की है। ठीक है, उन्होंने सारे पॉइंट्स को आगे रखा। उन्होंने कहा लगभग 5 से 6 ऐसे कंट्रोवर्शियल फंक्शंस हैं, कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं इंडिया चाइना को लेके, जहां पे मुद्दा हो रहा है, बॉर्डर इशू हो रहा है। ठीक है, उन 5-6 मुद्दों में से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो एक प्लेन को भूल जा रही है, उसको कंसिडर नहीं कर रही है, वो है डेप्सैंग। डेप्सैंग दोस्तों बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, जहां पे अगर डेप्सैंग, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अगर डेप्सैंग पे चाइना कब्जा कर लेता है तो इंडिया सियाचिन का जो एरिया है वो होल्ड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं कि सियाचिन बीच में है, उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड चाइना है, और डेप्सैंग और ये वाली जो पूरी की पूरी रेंज है, इस पे अगर चाइना ने कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपनी अथॉरिटी जमाना शुरू कर दिया, तो ऊपर जो हमारा सियाचिन है उस पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है, एक साइड पाकिस्तान और एक साइड चाइना से। तो ये खतरा है, हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं डिटेल में। बेसिकली क्या है कि इंडियन आर्मी के चीफ जो जनरल एम नरावने हैं, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट देते हुए कहा है कि आउट ऑफ 5 to 6 फ्रिक्शन पॉइंट्स इन लद्दाख, 5 हैज बिन सॉल्व्ड। ठीक है, लगभग 5 सॉल्व हो चुके हैं।
वो 5 to 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है। कहा जाता है कि इन पूरे के पूरे एरिया में ना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, एरिया का कंट्रोल, बॉर्डर का कंट्रोल उसी के हाथ में होगा जो सबसे ज्यादा पेट्रोलिंग कराएगा। और यही एक जरिया है, पेट्रोलिंग ही, ठीक है, पेट्रोलिंग ही एक जरिया है जहां पे आप कह सकते हो कि ये मेरी बॉर्डर है। अगर कल को इंडियन गवर्नमेंट किसी एक पॉइंट पे पेट्रोलिंग करना बंद कर दे, लगभग 6 महीने तक पेट्रोलिंग ना करे, तो फिर चाइना आ सकता है वहां पे, ये देखते हुए कि वहां कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, और वो कह सकता है कि ये मेरा एरिया है जी, आप तो पेट्रोलिंग कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये एकमात्र एक्सरसाइज है किसी भी कंट्री के लिए कि इन बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग जारी रखें। तो कौन करता है पेट्रोलिंग? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं ताकि ये सुनिश्चित करें, ताकि दे शुड एंश्योर दैट दिस एरिया इज इंडियाज एरिया एंड नोबडी एल्सेज विल इंटरवीन हियर। ठीक, 5 पॉइंट्स की बात की गई है, 5 फ्रिक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं? डेप्सैंग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोग्रा नॉर्थ बैंक और पैंगोंग सो लेक जिसको हम कहते हैं, कैलाश रेंग और डेमचौक। मैं आपको दिखा देता हूं इस इमेज में। ये हमारा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, ये है डेप्सैंग, ठीक है, ये है गलवान वैली, ये है पैंगोंग लेक, और ये है साउथ पैंगोंग लेक। 5 पॉइंट दिख गया आपको। सबसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जैसे, क्योंकि ये माउंटेन प्लेन्स है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ऑल्टीट्यूड और लोकेशन और ऊपर होती जाएगी, आप एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आ जाएंगे, डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएंगे, ताकि आप चारों तरफ नजर आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये वो एरिया है, और ये है काराकोरम पास। ठीक है, जहां पे जो कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 में, आई थिंक कराची एग्रीमेंट या 47 में हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस वीडियो में है, उसमें यही बोला गया था कि टुवर्ड्स द नॉर्थ, यही बस बोला गया था कि भाई जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो तो एनजे, जो भी पॉइंट था हमारा, एनजे 9842 टुवर्ड्स नॉर्थ टू द रेंज, तो पाकिस्तान कहता है ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है। ठीक है, तो पाकिस्तान जब ये कह रहा है ये पूरा का पूरा एरिया उसका है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं इस साइड में पाकिस्तान की सैनिक तैनात हैं, और ये खतरा है। ठीक है, ये खतरा है कि यहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश करे, पेट्रोलिंग शुरू कर दे। अगर इस पे कैप्चर कर देगा तो इंडिया के लिए ये पूरा सियाचिन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आइए देखते हैं, तो डेस्पैंग सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, डेस्पैंग इज अ एनक्लेव, flat terrain located in any area, in an area army classified in subsector north, which provide land access to Central Asia to Karakoram Pass. ठीक है, ये है सब सेक्टर नॉर्थ। रिसेंटली अभी इंडिया ने बहुत बड़ी रोड बनाई है, बहुत मुश्किल से वो रोड बनी है, जो कि काराकोरम पास तक पहुंची है। हालांकि बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे उस टाइम पे, लेकिन सब सेक्टर नॉर्थ ये एक ऐसा एरिया है जो कि लैंड एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया थ्रू काराकोरम पास। ठीक है, द आर्मी हैज ऑलवेज आइडेंटिफाइड डेस्पैंग प्लेन्स एज वेयर इट फाइंड्स मोस्ट वुल्नरेबल लद्दाख, डिवाइजिंग प्लान्स टू टैकल मेजर चाइनीज चैलेंजेस। ठीक है, ये एक बहुत ही क्रूशियल वुल्नरेबल पॉइंट है हमारा डेप्सैंग प्लेन, जहां से रिलेटेड बहुत पतली सड़कें हैं। ठीक है, देखिए माउंटेन्स, और ये इस सीजन में ना मैं आपको बता देता हूं कि इतनी ठंड रहती है, इतनी सर्द रहती है, ठीक है, इतनी हाई एल्टीट्यूड है, ठीक, ऊपर से आपकी लॉजिस्टिक्स है वो बहुत, मतलब पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये अपने आप में ही एक वेपन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक वेपन है अपने आप में, विंटर चिल्डनेस एक वेपन है, जो जो जियो पॉलिटिकल रीजन है वो अपने आप में एक वेपन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, एक बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस है। इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, ठीक है, तो ये जो पॉइंट अगर आप देख रहे हैं, इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 वाला, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये है हमारा वाई जंक्शन। ठीक है, चाइना जो डेप्सैंग
प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं, चाइना डेप्सैंग प्लेस को कैप्चर कर चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन ठीक है, इंडिया को मौका भी नहीं मिला, चाइना ने कैप्चर कर लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन वेदर कंडीशन इतनी खराब थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना बेकार वहां तक था कि चाइना तो क्या, कोई भी वर्ल्ड की सुपर पावर वहां पे आती तो कोई प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती थी। अब सब कोई नेपोलियन तो है नहीं, ठीक है, कि हिटलर है, हिटलर को तो कहा क्या ठंड क्या होती है, कुछ नहीं होती है। नेपोलियन ने भी ये कहा था कि व्हाट डज विंटर टू मी इज नथिंग। ओके, सो बहुत ही टफ सिचुएशन थी। तो अभी अब दिल्ली का मौसम या फिर आसपास का मौसम इतना सर्द होता है, इतना ठंड होती है, तो नॉर्मल डेज में लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है। आप ये सोचिए -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी ऊपर लॉजिस्टिक्स, कैसे हम पेट्रोलिंग करेंगे, कैसे ट्रक जाएगी, कैसे गाड़ियां जाएंगी, दिक्कत होती है बहुत सारी, हमारे लिए भी नहीं, हमारे नेबरों के लिए, जो दुश्मन कहते हैं हम उनको, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये जो इमेज मैंने आपको यहां दिखाई है, ये है वो इमेज। इंडिया कहता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां तक है, चाइना कहता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां तक है, चाइना कहता है कि जो हम कह रहे हैं वही मानिए। और इंडिया इंडिया कभी कभी मान जाता है चाइना की बात, हालांकि पेपर वर्क में हम तो पूरा दिखाते हैं, लेकिन कहने को थोड़े से हम वीक हैं चाइना से मिलिट्री पावर में, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। आप सोचिए कि ये सिचुएशन आज भी इतनी टेंस्ड है, तो 1962 में कैसी होगी, ठीक है, जब हमारे पास तो कुछ लॉजिस्टिक्स कुछ था ही नहीं, अभी तो हम आज़ाद हुए थे, अभी तो हम पर फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी, ना हमारे पास अच्छी मिलिट्री थी, ठीक है, पाकिस्तान आधा उधर चला गया था, ठीक है। सो ये जो मेन पॉइंट है 3 से 4, इसके बीच में ही इंडिया फिलहाल पेट्रोलिंग कर रही है, इसके बाहर नहीं जा रही है इंडिया, चाइना जाने नहीं दे रहा है। चाइना कह रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, आप लोगों ने कभी पेट्रोलिंग की ही नहीं, हमने हमेशा की है, ठीक है। हालांकि इंडिया क्या कहती है, हमारा एलएसी यहाँ तक है, चाइना घुस आया है यहाँ तक, लेकिन जो एक्चुअल, जो करंट, जो अभी फिजिकल पेट्रोलिंग चल रही है इंडिया की, वो 3 से 4 के बीच में है। ये देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, ठीक है। So China in turn has multiple roads that provide easy access to the areas. Okay, this leaves SSN highly vulnerable to capture by PLA with. तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ें बता दी हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं इस बारे में। डेंजर ऑफ डी लिंकिंग डेप्सान, अगर हम कल को ये कहते हैं कि नहीं डेप्सैंग जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करता है, उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। द बिगेस्ट डेंजर ऑफ डी लिंकिंग डेप्सान फ्रॉम करंट बॉर्डर क्राइसिस ऑफ लद्दाख हाउएवर इज ऑफ कोरोबोरेटिंग चाइनीज आर्ग्यूमेंट। मतलब ये है कि जो चाइना जो आर्ग्यूमेंट किया था पहले कि ये हमारा है, हमारा है, हमारे लोग पेट्रोल करेंगे यहाँ पे, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम सत्य बता देंगे, ठीक है, विच इनवैलिडेट्स द राइटफुल इंडियन क्लेम ओवर अ लार्ज स्वॉथ ऑफ टेरिटरी। लगभग 8 से 20 किलोमीटर का पूरा रेंज है यहाँ पे, ठीक है। सो इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया लाइक लद्दाख विथ लिमिटेड फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, द ओनली असर्शन ऑफ टेरिटोरियल क्लेम इज बाय रेगुलर पेट्रोलिंग। देखे मैंने जो बात कही थी आपसे, यही है, द ओनली असर्शन ऑफ टेरिटोरियल क्लेम इज बाय रेगुलर पेट्रोलिंग। तभी होगा ये पता, अगर जहां पेट्रोलिंग खत्म कर दिया आपने, जहां सैनिक नहीं दिखे कुछ महीनों तक, वहीं पे धावा बोल देंगे। इसीलिए चाइना जो है वो हर जगह जहां जहां पे भी वो अपने पेट्रोलिंग कर रहा है, उसके आस पास में शहर, अपना शहर बना ले रहा है, अपना गांव बसा ले रहा है। तो ये एक लेगेसी इशू की बात हो रही है दोस्तों, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है इसका, as was demonstrated by China in the aftermath of 1962 war, Indo-Sino War, there should be no holding back in painstakingly ascertaining that one's claim when it's come to safeguarding the territory। हमें अब पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत तकलीफ, बहुत बहुत दिक्कतें सही थी हमने 1962 के जंग के बाद, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एरिया है दोस्तों जहाँ पे एक बॉर्डर क्राइसिस दिखाता है, और डेप्सैंग लेक, सॉरी डेप्सन प्लेन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है इंडिया के लिए, उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें मिलिट्री पेट्रोलिंग हर उस बॉर्डर पे करना चाहिए, हर उस टाइम पे करना चाहिए जहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे हम चूके
हमारा ज़मीन, हमारी बॉर्डर कब्जा हो जाएगा। ठीक है। सो ये कुछ इमेजेस हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैंने कुछ प्रिंट से निकाली हैं, कुछ ऑनलाइन निकाली हैं, आप पॉज करके आराम से मेंशन करके देख सकते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डाला है आपके लिए कि इन द वेक ऑफ रीसेंट डेप्सेंग प्लेन इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी। ये आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। एक फ्रेमवर्क जैसे आपने लिखा है वैसे ही फ्रेमवर्क डिज़ाइन करके कॉमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पे, जो कि है गेटिंग द फिस्कल स्टोरी राइट। जब भी फिस्कल का मुद्दा आएगा दोस्तों, क्या आएंगे यहाँ पे? रेवेन्यूज आएंगे, रेवेन्यूज आएंगे, टैक्सेस आएंगे, कलेक्शंस आएंगी। ठीक है। ये राजकोषीय हिंदी में कहते हैं। ठीक है। ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। ये एक अच्छा आर्टिकल था तो हमने सोचा कवर किया जाए। ऑलरेडी इसका एक छोटा सा फ्रैगमेंट हमने कवर किया है परसों, डे बिफोर येस्टरडे, इन आवर ओपेड एनालिसिस। आई विल शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज फील फ्री टू वॉच दैट। ओके। So there is no one size fit for all. The direction of consolidation rather than a specific quantified path is most appropriate considering during pandemic. ठीक है। ये संपादकीय मतलब कि ये जो एडिटोरियल है ये कहता है कि पैंडेमिक टाइम पे जो हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको इंक्रीज करना, उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट तो हमें समझ में आ गया, बट लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है उसी को हम समझेंगे इसमें। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स मेंस पेपर 3 का पार्ट है। गवर्नमेंट बजटिंग, बजट चल रहा था और ये है वो संपादकीय, ये है वो आर्टिकल जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये फिजिकल कंसोलिडेशन एंड एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड है। एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड आप लोगों ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है मुझे मिल गया था क्वेश्चंस, सो वेल डन ऑन दैट। आई थिंक अब आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो इससे। ठीक है। तो पूरा का पूरा मुद्दा है फिजिकल कंसोलिडेशन से। आइए यहां समझते हैं सबसे पहले। सो एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि देखिए फिजिकल कंसोलिडेशन, आई नो plenty of you must be knowing it. So it is the same thing which I'm going to talk about. So physical consolidation ये ऐसा ये अम, ये वो राजकोषीय कंसोलिडेशन है जिसमें गवर्नमेंट एक प्रपोज करती है, एक प्रोजेक्ट करती है कि इतना मुझे फायदा होगा, इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन का महत्व यहाँ पे ये आता है, जितनी भी नेशनल सब नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको इंक्रीज किया जाता है कि जो बीच के डेफिसिट हैं उसको, बीच का जो गैप है, ठीक है, डेप्थ का जो गैप है, बोरोइंग का जो गैप है, उसको भरा जाए। ओके। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब केपैक्स, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब कि बिल्डिंग्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ढेर सारी चीज़ें बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एसेट बनाएंगे, लाइबिलिटी कम करेंगे। जब हम एसेट बनाएंगे, लाइबिलिटी कम करेंगे, मतलब कि हम फिर टैक्सेस भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टैक्सेस भी ज़्यादा लेंगे। और जब हम टैक्सेस ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो कंसोलिडेशन है, फिजिकल कंसोलिडेशन, वो ज़्यादा होगा। ठीक है। मतलब कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट वो होता है कि भाई आप एक्सपेंडिचर से, मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया। ठीक है। अब जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए हम कभी कभी टैक्सेस बढ़ा देंगे, या फिर हम अपनी जो रेवेन्यू है उसको, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ा देंगे हम। ठीक। तो यहां पे हम समझते हैं द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द ईयर 2022-23 इज हाइयर देन व्हाट वाज रेकमेंडेड इन 15th फाइनेंशियल कमीशन। फिजिकल डेफिसिट आई थिंक कितना, मेरे ख्याल से 6.4 का बोला गया है शायद, ये चेक करना पड़ेगा एक बार, आई थिंक यही है। However, if we consider the direction of consolidation, it would towards reducing the physical deficit. ठीक है। कंसोलिडेशन हमेशा फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए होता है। ठीक है। जो राजकोषीय घाटा हिंदी में कहते हैं, तो उसको कम करने के लिए उसका जो लेवल है, जितना हम बोरो कर लिए हैं, जितना हमने किराया, जितना हमने डेप्थ है हमारा, उसको कम करने के लिए कंसोलिडेशन ले आया जाता है। तो कहा गया है
द बजट फोकस ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. दिस ईयर्स यूनियन बजट प्रोजेक्ट्स एन इंक्रीज इन केपैक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 3.14 लाख करोड़ 3.14 लाख करोड़ एज कंपेयर टू द बजटेड नंबर ऑफ द प्रीवियस फिजिकल ईयर. ठीक है, अब किस पे फोकस कर रहे हैं ये लोग? फोकस कर रहे हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल एंड मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज ड्यू टू पैंडेमिक. तो प्राइवेट एंड हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट आर लाइकली टू बी रिएक्टिव इन जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, कैसे अचीव करेंगे? अचीविंग सस्टेनेबल रिकवरी. अब वो कैसे होगी कि जब गवर्नमेंट, सस्टेनेबल रिकवरी कैसे होगी? मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सच अनसर्टेन टाइम्स अस्यूम्स अ मच हायर प्रायोरिटी and is equally indispensable for achieving a strong and sustainable recovery from the pandemic. ठीक है, सो पैंडमिक को नज़र रखते हुए ये एक जो एडिटोरियल है वो आपको ये कह रहा है कि पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर बनानी होगी जहाँ पे एक सस्टेनेबल रिकवरी भी अचीव करनी पड़ेगी. ठीक है, इंक्रीज इन शेयर ऑफ गवर्नमेंट. As per the national accounts data, gross fixed capital formation by general agreement between center and state, ठीक है, अभी हम सेंटर स्टेट के बारे में बात करेंगे, हैज सीन एन इंक्रीज इन द परसेंटेज. जहां पे जीडीपी 2011-12 में 3.48 था, ये हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं. वहीं पे 19-20 में 3.82 हो रहा है. ठीक है, ये हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं. वाइल अदर सेक्टर्स पर्टिकुलरली होल्ड्स द फेल फ्रॉम इतना टू इतना. मतलब कि ये देखा गया है कि जब सेंटर और स्टेट एक जनरल अग्रीमेंट के थ्रू सेंटर और स्टेट जब ये लाइबिलिटीज शेयर करते हैं, ये कैपिटल शेयर करते हैं, तो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. ठीक है, वहीं पे अगर हम पर्टिकुलरली इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे जाएं तो कम हो जाती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेट. हम सबको पता है कि इस साल के बजट में स्टेट्स को लगभग मुआवजा दिया गया है. स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की गई है. अनाउंसमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. दैट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट स्टेप. ठीक है, सिंस states taken together have a higher share of country's public capital spending, effective absorption of the additional borrowing facility will be critical for the higher public investment. ठीक है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब आप बनाएं और इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स ये लोग टैक्सेस पे करेंगे तो शेयर बढ़ेगा. ठीक है, 3 ब्रॉड फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में बात की गई है. पहला, इंक्रीज इन टैक्सेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, कि इंक्रीज इन टैक्सेस बाई लगभग 5.7, लगभग 6 लाख करोड़ बिटवीन इतना फर्स्ट ईयर पैंडेमिक एंड इतना. So shows that the challenge have eased but remain present as we have navigated economic survey in uncertain times. दूसरा, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बिटवीन दी रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट हैव बीन सब्सटैंशियल. रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि जितना आपने प्रोजेक्ट किया था उससे कम आपका नेट प्रॉफिट आया है. ठीक है, मान लो कि आपने कुछ प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है वो कम आया है. इस वजह से इसमें रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट डोमिनेट्स फिजिकल डेफिसिट. कहा गया है कि जो 55% जो फिजिकल डेफिसिट है उसका 55% तो रेवेन्यू डेफिसिट को दिया गया है, कंट्रीब्यूट करता है वो. एंड द मैनेजमेंट ऑफ सच अ डेफिसिट हैज अ फ्यू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब वो क्या क्या है? दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, एलोकेशन ऑफ वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इन वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होने लगता है. ठीक है, कभी कभी इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सैलरीज पे करनी पड़ती है, मिनिस्टर लोगों का खर्चा वर्चा देखना पड़ता है, एलोकेशन टू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखनी पड़ती है, जो भी फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, और भी कई सारी फ्लैगशिप स्कीम हैं जो कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट बन जाती हैं. ठीक, अग्रीगेटेड एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज पर 2022 इज 3.8, लगभग 4 लाख करोड़ है. एंड द इंटरेस्ट पेमेंट कॉस्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज लगभग 10 लाख करोड़. आप समझ रहे हैं, वो 7 लाख करोड़ का जो बीच का गैप है वो
रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाता है। तो बियॉन्ड स्कीम वाइज एलोकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एलोकेशन एज एन इशू ऑफ माक्रो फिजिकल मैनेजमेंट इशू एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो ये एक इशू है, एक बड़ा इशू है जिसको हम सेपरेटली एड्रेस करना चाहिए, कलेक्टिवली एड्रेस नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू हाई डेफिसिट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग thereby increase state deficit, no doubt। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे कि जो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको कलेक्टिवली नहीं, हमें इंडिविजुअली सेपरेट एज अ चैलेंज ये समझना चाहिए। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप मेंशन, बहुत डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, बस एक नज़र की तरफ देख लीजिएगा आप। ओके, now understanding the direction of fiscal consolidation, the fiscal deficit of the year 22 and 23 is higher than what was recommended in the 15 finance commission। ठीक है, however अगर हम ये कंसिडर करें, the direction of consolidation is towards a reduction in the fiscal deficit। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फिजिकल कंसोलिडेशन ये किया ही इसलिए जाता है ताकि जो फिजिकल डेफिसिट हो, राजकोषीय घाटा है, वो कम हो धीरे धीरे। दो इन द मीडियम टर्म द फिजिकल स्टोरी इज अबाउट सपोर्टिंग रिकवरी। ठीक है, फिजिकल स्टोरी इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग रिकवरी। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल सोल्यूशन टू फिजिकल कंसोलिडेशन एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही बता रहा है कि फिजिकल कंसोलिडेशन रादर देन ए स्पेसिफिक क्वांटिफाइड पाथ इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम लाइक दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन। तो ये लेना पड़ेगा, ये कंसिडरेशन में डालना पड़ेगा फिजिकल कंसोलिडेशन को, क्योंकि कोविड टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा गया है कि अनफॉर्चुनेट ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे खर्चा हुआ है सरकार का। ठीक है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ढेर सारी स्कीम्स निकाली गई, फिर फूड से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई, जहाँ पे इवेंचुअली ओवरऑल हमारे फिजिकल डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है, इससे रिलेटेड अब लोग इसीलिए तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी एसेट्स बढ़ा रही है। एसेट्स बढ़ाएगी तो टैक्स बढ़ाएगी तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि महंगाई बढ़ रही है, और जब टैक्स बढ़ेगा तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, और जब ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तब हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन कम करेगा, डेफिसिट का ब्रिज गैप कम करेगा। ये है 15 फाइनेंस कमीशन की ये जो पार्टीशन है मैंने आपको दिखाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीडिंग्स। 42% राज्यों को जाएगी, 58% स्टेट्स को जाएगी, विद जीएसटी स्टेट्स नाउ 50% टू द किटी। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑफ एवरी 5 ईयर। ये हमारा आर्टिकल 280 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। The 15th Finance Commission recommendations on tax sharing between the center and the state are to kick from April 2022। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट अभी पब्लिश होनी बाकी है। सो ये था दोस्तों कुछ हमारा क्वेश्चंस एनालिसिस आज की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बजट से ही रिलेटेड, आपके रिवीजन में काम आएंगे, और अभी हमने डिस्कस भी किया है इसको, और आपने सुना भी होगा। तो कमेंट करके बताइएगा इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, और एक इंटरिम बजट क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनुअल बजट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है यूपीएससी में, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आज की ओपेड एनालिसिस आपको समझ में आई हो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उन्हें कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी और मेरी नॉलेज दोनों अपडेट होते रहे कि आप क्या चाह रहे हैं और हम क्या देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो पूछे गए सवालों को आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं कल के एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।